Okay, good morning class. So we have already completed verbs. Okay, we have already completed verbs and some part of the verbs has not been done, which we will complete today. Today we are going to study about the difference between main verbs and auxiliary verb. What is the second one? Great. The first one is the main verb. I think it is not running this way. Main verbs and auxiliary verb. मेन वर्ब कौन होते हैं? जो हमें एक्शन बताते हैं, एक्शन, ठीक है। और आपका ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होता है? जो आपके एक्शन वर्ब को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो हमें मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों पता होने चाहिए। अभी हमने आप लोगों को पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में क्या बताया था कि वर्ब के 4 रोल होते हैं। क्या बताया था? 4 रोल। पहला रोल क्या बताया था कि इससे हमें एक्शन पता चलता है। दूसरा रोल हमने क्या बताया था कि इससे हमें पोजीशन पता चलता है। तीसरा हमने क्या रोल बताया था कि इससे हमको स्टेटस पता चलता है। और चौथा हमने क्या बताया था आपको, इससे हमें टेंस पता चलता है, ठीक है। अब हमें इसके रोल के बारे में पता चल गया कि क्या क्या इसका मेन फीचर्स है। अब हमने क्या बताया आपको कि वर्ब के कुछ पार्ट होते हैं। वर्ब 2 तरीके से सेंटेंस में आता है, अपीयर होता है। अपीयरेंस के अकॉर्डिंग वर्ब 2 तरीके के होते हैं। पहला तो आपका जो होता है वो मेन वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। अब एग्जांपल्स में देख लो। मेन वर्ब कौन से? जैसे स्लीप या आपका मेन वर्ब है क्योंकि ये एक्शन बता रहा है। और ऑक्सिलरी वर्ब कौन होते हैं? जैसे इज, was, do, did, does, has, have been, ये सारी चीजें, ये आपके क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब मेन और प्रिंसिपल वर्ब जो होते हैं उनके क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं। जो मेन वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स लाइक स्लीप, ये सब क्या है? इनके क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं। अब उनके फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। हर एक ऑक्सिलरी वर्ब के अपने, ऑक्सिलरी कह रही हूं, मेन वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं। जैसे मानो कि मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ एक वर्ब, ठीक। दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया ना प्रेजेंट, दूसरा होता है आपका पास्ट, और तीसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक। तो अब मानो हमने यहाँ पे लिखा स्लीप। अब स्लीप के क्या होते हैं? मैंने भी क्या बताया कि वर्ब के जो मेन वर्ब्स होते हैं उनके अपने क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं। क्या मैं बता रही हूँ क्लास? फॉर्म्स। क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो जो मेन वर्ब्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स क्यों होते हैं? हर एक्शन अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे स्लीप है, स्लीप एक एक्शन है। जब ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा तो किसकी तरह यूज होगा? स्लीप की तरह यूज होगा, ठीक है। और जब ये पास्ट बन जाएगा, किसी पुराने व्यक्ति या भूतकाल की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्लेप्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्लेप्ट। और पास्ट पार्टिसिपल में भी ये क्या बन जाएगा? स्लेप्ट। नॉर्मल और कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इसे हम कॉमन में क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लर्न कर लो, फिर से बता रही हूँ। किसी भी एक्शन वर्ड की 3 फॉर्म्स होती हैं। पहला फॉर्म कौन होता है? प्रेजेंट फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म। तीसरा फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लर्न कर लो। और हर वर्ब की अलग अलग डिजाइन्स भी होती हैं। उनमें से मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा ज़्यादातर अच्छे से, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि वर्ब जो होती है, जितने भी आपके एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड क्या होते हैं? कौन बताएगा मुझे एक्शन वर्ड के बारे में? Who will tell me?
चीज जाननी बहुत जरूरी है। पूछो क्या? पहला जो हमें जानना चाहिए कि एक्शन वर्ड्स भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, और एक होते हैं वीक। क्या होते हैं? वीक। जो स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड्स होते हैं उनके फॉर्म्स बदले हुए होते हैं, मतलब चेंजेबल होते हैं, और जो वीक होते हैं उनके चेंजेबल नहीं होते या उनके पीछे ईडी आता है। क्या आता है? ईडी। जैसे स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो चेंजेबल होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स में उनके फॉर्म में चेंज आता है, और जो वीक वर्ड्स होते हैं उनमें बस ईडी जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल है स्लीप। स्लीप आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है? स्लेप्ट हो जाता है। सही कह रही हूँ? लेकिन अगर पुट को देखा जाए, पुट को देखो आप, पुट जो है वो सेकंड फॉर्म में भी पुट रहता है और थर्ड फॉर्म में भी पुट ही रहता है। तो ये क्या है? इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये एक तरीके का वीक वर्ब है। क्या है? वीक वर्ब है। और ये वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ब है। आया समझ में? यस मैम। अब हम लोग कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल लेंगे और फटाफट उनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम स्लीप लिख चुके हैं, अब हम बाय लिखेंगे, BUY। बाय मतलब खरीदना। और नाउ वी विल मेक इट फर्स्ट, इट विल बी बाय, देन इन द पास्ट टेंस इट विल बी बॉट, BOUGHT, and in the third form it is also BOUGHT. Am I right, class? Okay. Now we are making jump. Jump का सेकेंड फॉर्म क्या है बच्चों? Yes, very good. Jumped. Very good. Jumped. इसका थर्ड फॉर्म भी सेम है। अब देखो इसके पीछे ईडी लगी हुई है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक? वेरी गुड, इट्स वीक। ओके, कौन बोला स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग कौन है? आपका ये वाला बाय वाला, देखो इसका बॉट हो गया है और इसमें क्या हो गया? बस ईडी जुड़ गया है, तो ये आपका क्या हो गया? वीक वर्ब हो गया। ठीक है, और आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सा है? ये वाला है, और वीक वाला जंप वाला है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। प्ले ले लेते हैं। प्ले मतलब होता है खेलना। इसका पहला फॉर्म क्या होता है? प्ले। सेकंड फॉर्म इसका होता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। क्लास आप लोग लर्न कर लोगे सारे फॉर्म्स? यस मैम। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आप लोगों को, लिसन टू मी, मैं आप सभी लोगों को एक लिस्ट सेंड कर दूंगी। उस लिस्ट को अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना है। फिर से सुन लो, मैं आप लोगों को एक लिस्ट अभी थोड़ी देर बाद सेंड कर दूंगी। उस लिस्ट को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। समझ में आ गया सबको? अंडरस्टूड क्लास? Yes, today after this class. Okay, after this class. Yes, in WhatsApp group. Okay. So what I was saying, इतना तो आप लोगों को पता चल गया। तो ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे अभी तक? हम बात कर रहे थे एक्शन वर्ड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चों? एक्शन वर्ड्स के फॉर्म्स के बारे में। देखो अभी मैंने बताया था ना कि जो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग वर्ब्स को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला तो मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे कंप्लीट किया? क्योंकि हमने मेन वर्ब के तीनों फॉर्म्स के बारे में जान लिया। पहला फॉर्म प्रेजेंट टेंस, दूसरा फॉर्म पास्ट टेंस और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो मेन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी की ओर। अब हम हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी की ओर बढ़ रहे हैं। अब ऑक्सिलरी का तो एक बहुत बड़ा पैमाना है बच्चों। अब ऑक्सिलरी वर्ब देखो, इसमें इसके जो मेन वर्ब्स होते हैं वो होते हैं, पहला तो होता है बी और दूसरा होता है आपका हैव। फिर से सुन लो, पहला होता है बी और दूसरा होता है हैव। कहोगे मैम ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने ये पढ़ा है। सही कह रहे हैं ना? ये वाले पढ़े हो ना? ये वाले इज, एम, आर,
डू डिड ये वाले पढ़े हो, Yes, ma'am. है ना, और बी वाला तो पढ़े नहीं होंगे ज्यादातर। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बात बताऊंगी। देखो, जितने भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो सभी बी के फॉर्म होते हैं। मतलब बी क्या है? पापा है, फादर है। बी क्या है बच्चों? फादर है, पापा है। और इनके इसके साथ बहुत सारे चिल्ड्रन हैं। बहुत सारे चिल्ड्रन में कुछ पास्ट वाले चिल्ड्रन हैं, कुछ प्रेजेंट वाले चिल्ड्रन हैं और कुछ फ्यूचर वाले चिल्ड्रन हैं। क्लास मेरी बात नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बी का मतलब हिंदी में होता है होना। फिर से सुन लो, मैं बता रही हूँ। बी का मतलब क्या होता है हिंदी में? होना। और होने के लिए हमने बहुत सारे इंग्लिश में ढेर सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स क्रिएट किए हैं। अब मैं उन धीमे धीमे उन सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स को बताने वाली हूँ। जो प्रेजेंट वाले इसके चिल्ड्रन हैं वो कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, डू, डज, ये इसके प्रेजेंट वाले हैं। और आपका हैज, हैव, ये आपके ये सब क्या हो गए आपके? ये सब प्रेजेंट वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके एक और हैं, हैज बीन और हैव बीन। ये सब आपके क्या हैं? प्रेजेंट वाले बालक हैं। अब हम पास्ट वाले बालकों से बात करेंगे। अभी तक हम प्रेजेंट वाले बालकों से बात कर रहे थे। अब पास्ट वाले बालक कौन से हैं? डिड, दूसरा वॉज, तीसरा वर, नेक्स्ट हैड, इसके बाद आपका क्या है? हैड बीन। ये आपके क्या है? पास्ट वाले बालक हैं। अब हम तीसरे टाइप के बालकों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है आपके भविष्य, फ्यूचर वाले। जैसे एक है आपका बालक विल, दूसरा बालक है आपका शैल, नेक्स्ट बालक है आपका विल बी, नेक्स्ट है आपका शैल बी, इसके बाद है विल हैव, इसके बाद है आपका शैल हैव, और इसके बाद है आपका विल हैव बीन। और शैल हैव बीन। ये सब क्या है आपके? ये सब बी के बालक हैं। ये सारे आपके कुल मिलाकर सारे ऑक्सिलरीज हैं, जिनमें से मैंने हैड और हैव को भी इसके अंदर डाल दिया है। लेकिन ये इसके पार्ट नहीं है। मैं इसमें इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग गलती से भूल मत जाना। इतने ही ऑक्सिलरी वर्ब है बच्चों, कुल मिलाकर। फिर से बता दे रही हूँ, कुल मिलाकर इंग्लिश में इतने ही ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इससे ज्यादा एक भी वर्ड आपका ऑक्सिलरी नहीं है। आया समझ में सबको? यस मैम। अभी मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी के बारे में बताया कि ऑक्सिलरी में दो तरीके की है, एक बी की फैमिली और एक हैव की फैमिली। बताया ना अभी? तो उसमें बी की फैमिली में इतने सारे मेंबर हैं, जिसमें से आपका ये वाला मेंबर नहीं है, ये वाला मेंबर नहीं है और ये वाला मेंबर भी नहीं है। बाकी सारे इसके मेंबर हैं, ठीक है। और अब हम हैव के मेंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। हैव के केवल 3 मेंबर हैं। कौन कौन से? एक है आपका हैज, और दूसरा है आपका हैव, और तीसरा है आपका हैव। इसकी केवल 3 लोगों की ही फैमिली है। मतलब ये वाला परिवार अच्छा है, सस्ता परिवार है ना, और जल्दी लर्न भी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉर्म्स ऑफ बी। बी के फॉर्म्स कौन है? इज, एम, आर, डू, डज, हैज बीन, हैव बीन। और इसमें पास्ट वाले में डिड, वॉज, वर, हैड, बीन, और आपका ये वाले में फ्यूचर वाले में विल, शैल, विल बी, शैल बी, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये आपके हो गए बी के पार्ट। इतना तो समझ में आ गया होगा क्लास? यस मैम। यस मैम। बस इस चैप्टर में इतना ही है आप लोग के पास, ठीक है। अब हम जा रहे हैं
कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व देम। ओके, सो एक्सरसाइज ए वी हैव डन ऑलरेडी, एम आई राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we are moving to the B. B we are going to do. It is given on page number 51. So kindly open page number 51. In page number 51 you can see in page number 51 the first one B का पहला ग्रीश painted the cottage. Cottage means the small house. ठीक है, ग्रीश ने कॉटेज को पेंट किया। अब तुम्हें क्या करना है इसमें? Read the following sentences, underline the verb and circle the object in each sentences. A few sentences have both direct and indirect object. मैंने आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था। Who will tell me direct and indirect object? Kapil Kumar. Kapil, tell what is direct object? Wait, Preeti. And that gives answer of word of verb directly, and indirect objects are the other objects. Yes, very good, very nice answer. Okay, class. So what we have known about it, that whatever it means the word that answers what is done to whom, what is done to whom, which give answers, that is object, that is direct object. मतलब किसके साथ क्या किया गया, इसका जवाब किसके साथ हुआ, जो इसका जवाब देता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अब इस सेंटेंस में देखो, गिरीश पेंटेड द कॉटेज। सो व्हाट हैज बीन पेंटेड? व्हाट इज पेंटेड क्लास? यस, पेंट किसको किया गया है? कॉटेज को। तो कॉटेज अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसमें करना क्या है आपको? वर्ब को अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है। तो हमने पेंटेड को क्या कर दिया? अंडरलाइन, और कॉटेज को क्या कर दिया? एंड सर्कल। ये मैंने ग्रीस के नीचे भी कर दिया है, तो मैं इसको ग्रीस वाले को इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट द सेकंड वन, he won a prize. What do you think? What is the object? Yes, prize is object and won is verb. Next, the farmer plowed the land. Yes, so the land is object and plowed is verb. Okay class, I know that you all are knowing the answers and you have well prepared object and verbs. So now I am going to tell you, so I will let you know that all the rest of the question of this exercise you will do yourself. Okay, it means question number 3 till question number 1, 2, 3 we have already completed. Question number 4 to 10 you will complete yourself. So your homework is to complete 4 to 10 from exercise B. No, not in copy, in your book. In your book. Okay. So the next exercise is C.
exercise is C. Next exercise says, read the following sentences and find out whether the verbs are transitive or intransitive. Underline the verbs and state their kind in the blanks provided. Who is speaking? Vivek, are you speaking? No, ma'am. Who is speaking? Mute yourself, everyone. Okay. So, in the C one, it is saying that you have to underline the verb and you have to tell that what kind of verb it is, transitive verb or intransitive. So, first one I gonna do. So, it is Tanya is reading a comic. So what is verb? Reading. Okay. So class, you can see that in this verb is given, so something has been read. क्या किसको रीड किया जा रहा है? कॉमिक को रीड किया जा रहा है. तो ऑब्वियसली इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है. इसमें ऑब्जेक्ट है. तो रीडिंग आपका क्या है? आपका ट्रांजिटिव. क्या है आपका? ट्रांजिटिव. एक आप लोगों को मैंने बताया, नेक्स्ट यू विल टेल मी एंड नोबडी विल गिव मी आंसर. आई विल आस्क बाय द नेम. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिल्कमैन is ringing the bell. Okay. So let me ask the question. Piyush, kindly tell. Ringing is what? Verb is? Intransitive. Beta, I am asking what is verb in this sentence? Ringing. वेरी गुड. ऐसे ही एग्जाम में भी गलती करते हो. जो तुमने अभी गलती करी ना, वही एग्जाम में भी करोगे. एग्जाम में पहले आपको वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. ऐसे ही नहीं दिया रहेगा, कुछ भी नहीं कर देना एग्जाम में. ठीक है. एग्जाम में आपको हाँ ओनली रिंगिंग लगाना बेटा, क्योंकि अभी आपसे ना मेन वर्ब पूछने के लिए बोल रहा है वो. अभी वो आपसे क्या पूछ रहा है? केवल मेन वर्ब पूछ रहा है, और इसी मेन वर्ब के आधार पर ही तुम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बता सकते हो. आया समझ में? ये तो ऑक्सिलरी है ही, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन आपको रिंगिंग वाले वर्ब से ही पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. बल्कि मेरी मानो तो तुम लोग इसको भी अंडरलाइन कर दो, क्योंकि अगर अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में भी कर पाओगे. तब एग्जाम में तुम लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि इसमें ऑक्सिलरी जो दी है वो भी वर्ब है. ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है. इसलिए मेरी मानो तुम लोग, तो तुम लोग इसको भी अंडरलाइन करो. इट इज अ गुड आइडिया. हु टोल्ड दिस आइडिया? वेरी गुड. किसने बताया ये आइडिया मुझे? बहुत अच्छे. वेरी गुड कपिल, वेरी गुड. ये तरीका बहुत सही है. अगर आप लोग अभी से ही ये पता करने लग जाओ कि इस सेंटेंस में कितने वर्ब्स हैं, तो आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं. फिर बाद में आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ऑक्सिलरी पे टिक लगाना है या फिर मेन वर्ब पे टिक लगाना है. ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप अपने दिमाग में पहले ही इसको सेट कर लोगे कि अगर आपके पास मेन वर्ब नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब को ही वर्ब मान लोगे. अदरवाइज कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल ऑक्सिलरी वर्ब दिया रहता है, एक्शन वर्ड नहीं दिया रहता, तो बच्चे सोचते हैं कि सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं, जबकि ऐसा कोई सेंटेंस होता ही नहीं है जो वर्ब के बिना कंप्लीट हो जाए. ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और अब भी बता रही हूँ. ठीक है. अगला सेंटेंस. हाँ बेटा. मैम सी का फर्स्ट वाले में भी तो हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, पहले वाले में भी इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और दूसरे
सकते हैं, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू फ्रेंड्स And second one is transitive. Second one, yes beta, well is needed. Well is needed to complete this meaning. कौन बज रहा है? Which is wrong? कौन बज रहा है? Bell. ठीक है? तो आपका बेल बज रहा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव है तो ट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्टिव नहीं जरूरत होगी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। टू फ्रेंड्स प्लेड चेस। क्या खेला गया है इसमें बच्चों? व्हाट इज प्लेड? Yes, because the object is given and that is needed. So the played is verb and it is transitive. Okay. Next sentence. The baby is sleeping. Sleeping is the verb. Yes, class. Listen to me. Listen. Now you can see that sleeping is the verb which doesn't afford any object. In this sentence you can see it doesn't afford any sentence. As you can see that there is no need of object here. बच्चा सो रहा है, सोने की में क्या जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट की? किसी चीज को सुला थोड़ी रहा है, सो रहा है ना, खुद ही कर रहा है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं। So it is intransitive. I think you must have learned about it. आ गया मेरे ख्याल सबको समझ में? Yes ma'am. अब देखो यहाँ नेक्स्ट एक और करा देती हूँ। Rest of this exercise you will do yourself. Everyone is congratulating him. Ma'am, transitive. What is verb? First tell me what is verb? Is and congratulating. Okay. Also what is the object? What is the object? Him. Very good. So him is the object. It is transitive. That means it is transitive. Very good. Okay. So this has been completed. Rest of the 3 questions you will do yourself. 6th, 7th, 8th is homework. Okay. Next exercise D we are going to solve. In exercise D you have to tell that the verb is transitive, intransitive or incomplete predication. इसमें तीनों चीजें बतानी है, या ट्रांजिटिव बताना है या इंट्रांजिटिव है तो वो बताना है, और नहीं ट्रांजिटिव है तो सर्कल करना है, ठीक है। अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. देयर आर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इन दीज सेंटेंसेस. तो आपने क्या करना है, वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको अंडरलाइन करना है और ट्रांजिटिव वर्ब्स को सर्कल करना है। कितने सेंटेंस हैं? 8 सेंटेंसेस हैं। मैं 4 सॉल्व कर रही हूँ, रेस्ट ऑफ द 4 यू विल सॉल्व. ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट वन. डी द bells were ringing loudly. Now you can see in the sentence that there is no object. Am I right, class? Yes ma'am. So Yes ma'am. Yes. अब बताओ इसमें आप लोगों का ट्रांजिटिव तो है नहीं है, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव है क्या? Yes ma'am. इंट्रांजिटिव है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है इसमें वर्ब का? ये है
कॉम्प्लीमेंट। क्या है आपका? कॉम्प्लीमेंट। इसको हमें क्या करना है? एन सर्कल करना है। क्या करना है? एन सर्कल करना है। मैम अंडरलाइन करना है। सॉरी अंडरलाइन करना है। सही कहा बच्चों, अंडरलाइन करना है। ये हो गया आपका अंडरलाइन। और इन सर्कल किसको करना है आपको? ट्रांजिटिव को। तो इसमें तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। आगे बढ़े। नंबर 2 नेक्स्ट है आपका ही वॉक्ड leisurely। leisurely मतलब जल्दी जल्दी। leisurely मतलब जल्दी जल्दी। तो ये क्या कर रहा है? इस वर्ब को हेल्प कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो ये क्या है आपका? आपका कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट है इसलिए एक सेकंड। हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, सो वी विल मेक इट अंडरलाइन। थर्ड वन, she has an Oxford dictionary। क्लास प्लीज म्यूट योरसेल्फ। घर में जिसके जिसके टीवी चल रही है प्लीज। यस 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 आई कैन लिसन बेटा। जिसके घर में टीवी चल रही है प्लीज। She had an Oxford dictionary। अब देखो यहाँ पे क्या है? had दिया हुआ है, सॉरी had दिया हुआ है, तो उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था बच्चे, इसलिए कट करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो she had, इसमें देखो आपका क्या दिया है? हाँ, चूंकि इसमें, अरे भाई मेरी बात भी सुन लो, इसमें आप लोगों का जो वर्ब दिया है ये भी क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बच्चों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जो है बच्चों ये आपका वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये जो आपका हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर ये सब होता है, ये आपको क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कहोगे मैम आप लोगों ने दो डिफरेंस क्यों बता दिया? मैं बताऊंगी क्यों बताऊंगी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो वर्ब को हेल्प करता है, और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट को हेल्प करता है। यहाँ पे आपका ही के साथ शी के साथ हैड लगा देने से ये इसको हेल्प कर रहा है, इसलिए हैड आपका क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आपका लेजरली क्या होता है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसमें आपको दिया है, तो इसलिए इसको आप लोग क्या, इसको भी आप लोग क्या कर लो? डैश कर दो। ठीक है, अंडरलाइन कर लो। सो नाउ बिकॉज द टाइम इज ऑलरेडी ओवर, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली क्लास, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंप्लीट टुमारो। फॉर टुडे होमवर्क यू नो दैट व्हाट यू हैव टू डू इन एक्सरसाइज बी, we have completed up to 3, so you have to complete 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In section, in question number C, you will have to complete 6, 7, 8. Then question number D, you will have to complete 4, 5, 6, 7 and 8. What is the answer of question number 3? She has an Oxford diary. Beta, you have to underline had. You have to underline had. Okay? Okay, In the third, in the E one, you can do it yourself. इसको तो मैं बताऊंगी ही नहीं, क्योंकि ये आप लोग कर लोगे। इसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट बताना है, सिर्फ टिक लगा कर बता देना, ये तुम लोग कर लोगे। कर लोगे ना क्लास? हाँ, ओके क्लास। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। If you have any problem, you can ask me in the WhatsApp class.